सुपरनोवाज, विशाल धमाके जो कॉस्मोस को रोशनी से भर देते हैं। यूनिवर्स का एक सबसे ज्यादा देखने लायक नजारा होता है किसी विशाल स्टार का मरना। छोटी सी जिंदगानी, 4 दिन की कहानी। स्टार के कोर में जबरदस्त टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ऐसे किसी तारे के सेंटर में करीब 1 अरब डिग्री टेम्परेचर होता है। एक जिंदा टाइम बॉम्ब जो जबरदस्त एनर्जी के साथ फूटता है। किसी विशाल तारे की लाइफ के आखिरी कुछ मिनट यूनिवर्स की सबसे भयानक घटनाओं में से एक होते हैं। स्पेस में फैल जाती है धमाके की चकाचौंध। ये एक सुपरनोवा गैलेक्सी को बनाने वाले सैकड़ों अरबों स्टार से ज्यादा चमकदार होता है ना कमाल की बात? लेकिन इस खौफनाक मौत में छिपी है जिंदगी की कहानी। सुपरनोवा को समझना इंसान की कहानी को समझना है। हमारा वजूद उन्हीं की वजह से है। विज्ञान शो पेश करता है When Supernovas Strike। इस वक्त यूनिवर्स में कहीं एक विशाल स्टार फट रहा है। एक विशाल कॉस्मिक धमाका जिसे कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा एक स्टार की जिंदगी का एक नाटकीय और विशाल अंत होता है। मरते तो सारे स्टार, पर सबसे बड़े स्टार बड़े धमाके के साथ खत्म होते हैं। जिस पहले स्टार में सुपरनोवा हुआ होगा वो हमारे सूरज से कम 8 गुना विशाल रहा होगा। सूरज को एक विशाल ऑब्जेक्ट मान लेना बहुत ही आसान है, पर आसमान में कुछ ऐसे जायंट स्टार्स हैं जिनके सामने हमारा सूरज नन्हा सा है। इनमें से कुछ जायंट स्टार्स को हम सादी आंखों से देख सकते हैं और रात के आसमान में 10वां सबसे ज्यादा चमकीला स्टार है एक रेड सुपर जायंट, हमारे सूरज के मैच से 15 गुना बड़ा। यह है बीटलजूस। बीटलजूस इतना विशाल है कि अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम में रख दें तो यह जुपिटर की ऑर्बिट तक फैल जाएगा। ये गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है और ये खत्म होने की कगार पर आ चुका है। बीटलजूस की उम्र 1 करोड़ साल से भी कम है, पर इस विशाल तारे के गिने चुने दिन बचे रह गए हैं। अब ये फटने वाला है। जब ये फटेगा तो आसमान का एक हिस्सा हमें 14 दिन तक चमकता नजर आएगा। इसके बाद ये पूर्णिमा की चांद की तरह चमक उठेगा। ये अब तक के सबसे शानदार नजारों में से एक होगा। अब ये किसी भी पल हो सकता है। मैं अक्सर सर्दियों में अपने आंगन में खड़ी होती हूँ। मैं ओरायन को देखती हूँ, बेटलजस को देखती हूँ और सोचती हूँ कि धमाका हो जाए। आखिर बीटलजूस में सुपरनोवा कैसे होगा? एक जायंट स्टार की मौत को समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी को समझना होगा। पैदा होने से लेकर खत्म होने तक एक स्टार जिंदगी भर बस जूझ रहा होता है। ग्रेविटी उसे भीतर खींचती है और एनर्जी उसे बाहर धकेलती है। एक स्टार का अंदरूनी हिस्सा अनगिनत एटॉमिक न्यूक्लियर का इस्तेमाल करता है। एटम्स आपस में टकराते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। जब वो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो वो आपस में चिपककर एक बड़ा एटम बनाते हैं। एक विशाल स्टार में हर सेकंड 7.5 अरब टन हाइड्रोजन फ्यूज होती है। इसकी कुल एनर्जी हर पल करीब 100 अरब एटॉमिक बॉम्ब फटने जितनी होती है। ये सबसे बड़ा धमाका है। धमाके की ये एनर्जी तारे को चीर देना चाहती है, पर स्टार की अपनी विशाल ग्रेविटी उसे रोकती रहती है। यूनिवर्स की हर चीज को ग्रेविटी अंदर की तरफ खींच रही है, जबकि प्रेशर उसे बाहर की तरफ धकेल रही होती है। आसमान में मौजूद हर स्टार, यहाँ तक कि हमारा अपना सूरज भी एक लड़ाई से जूझ रहा है। कई तरीके से स्टार्स एक धमाका होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि फटते नहीं। ग्रेविटी उन्हें थामे रखती है।
एक दूसरे की अपोजिंग फोर्सेस की ये लड़ाई किसी स्टार की जिंदगी और मौत तय करती है। और यहाँ साइज मायने रखता है। स्टार जितना विशाल होगा, उसके ग्रेविटी उसे उतनी ज्यादा ताकत से अंदर खींचेगी और उस स्टार को जिंदा रहने के लिए खुद को बाहर की तरफ रहने में उतनी दिक्कत होगी। बहुत विशाल स्टार्स असल में बहुत भयानक होते हैं। उनमें जलने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल होता है। वो बहुत ताकतवर होते हैं और अपने फ्यूल का बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं। बेटलज्यूस जैसे विशाल स्टार विशाल फैक्ट्रियों की तरह होते हैं। वो हल्के एलिमेंट्स को भारी एलिमेंट्स के साथ फ्यूज करते रहते हैं, पर मेहनत भरा काम तो आखिरी दिनों में शुरू होता है। अपनी 90% जिंदगी में स्टार हाइड्रोजन को हीलियम से फ्यूज करते रहते हैं और आखिरकार हाइड्रोजन खत्म होने लगती है। एक सुपर जायंट स्टार के कोर में फ्यूजन का सीक्वेंस चलता रहता है। हल्के एलिमेंट से भारी एलिमेंट की तरफ हर स्टेप पर ये तेज होता चला जाता है। मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ग्रेविटी का अंदर की तरफ खींचना हावी हो जाता है, जिससे कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हीलियम कार्बन के साथ फ्यूज होने लगती है। इतनी हीलियम मौजूद है कि 10 लाख साल तक चलती रहे, पर वो भी खत्म होने लगती है और प्रोसेस रफ्तार पकड़ लेता है। कार्बन नियॉन के साथ फ्यूज होने लगता है। इसमें 1000 साल लगते हैं। नियॉन सिलिकॉन में फ्यूज होने लगता है। इसमें करीब 1 साल लगता है। जब वो सिलिकॉन और आयरन को फ्यूज करना शुरू करता है तो इसमें 1 ही दिन लगता है। अब बदहवासी बढ़ जाती है, जैसे कि कोई कुकिंग कॉन्टेस्ट हो जहाँ समय बीतता चला जा रहा है और सारे लोग जल्दी जल्दी अपना काम करने में जुटे हैं, ताकि जब टिंग रिंग से पहले काम हो जाए। अब स्टार मौत की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही आयरन बनना शुरू होता है, वो स्टार अपनी खौफनाक मौत की तरफ बढ़ने लगता है। एक मरते हुए स्टार के बीचों बीच यानी कोर में डेंस आयरन की एक विशाल बॉल बन जाती है। आयरन का ये गोला कई हजार मील चौड़ा होता है और बहुत जबरदस्त गर्म। ये इतना गर्म होता है कि इसका टेम्परेचर नापने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के किसी स्टार के बीचों बीच टेम्परेचर करीब 1 अरब डिग्री होता है। ये भयानक गर्मी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। ये रिएक्शन बढ़ती जाती है और इससे भारी और भारी एलिमेंट्स बनते चले जाते हैं और हर स्टेप के साथ एनर्जी बननी कम हो जाती है। इसके बाद बनता है आयरन। जब आप आयरन न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज कराने की कोशिश करते हैं तो इसमें एनर्जी लगती है। इससे एनर्जी पैदा नहीं होती। तो जब कोर आयरन को फ्यूज करना शुरू कर देती है तो एक तरह से अपनी एनर्जी को चुरा रही होती है। आयरन की बढ़ती हुई कोर स्टार से और ज्यादा एनर्जी खींचती है। ग्रेविटी उसे अंदर खींचती रहती है। ये स्टार के अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते प्रेशर पर हावी हो जाती है। हर चीज बहुत ही भयानक तरीके से कुचल जाती है। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ही नहीं बचता जो स्टार को ग्रेविटी के जरिए खत्म होने से बचा सके। आयरन का वजन अंदर की ओर दबाता है, पर स्टार अभी भी जूझ रहा है। कोर में मौजूद आयरन एटम बहुत नजदीक आ जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉन एटम्स के किनारे पर चक्कर काटते हैं और उन्हें इस तरह दबाया जाना पसंद नहीं आता। उन्हें बिना तेजी से घूमे एक दूसरे के इतने करीब आना पसंद नहीं आता। अगर आप इन्हें छोटी सी जगह पर दबा कर रख देंगे तो क्वांटम फिजिक्स की वजह से वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर मेरी तरह आपको क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आती तो बेसबॉल के बारे में सोचिए। बेस पर एक बार में एक ही रनर हो सकता है। अगर कोई उस जगह पर आना चाहता है तो उसी वक्त बैटर ने बॉल को हिट कर दिया और वो पहले बेस की तरफ दौड़ने लगा, तो ये रनर दूसरे बेस की तरफ चल पड़ेगा। दोनों एक साथ एक ही बेस पर नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही होता है। वो एक वक्त पर एक ही जगह नहीं रहना चाहते, इसलिए वो मूव करते हैं और इससे स्टार की कोर में प्रेशर बनता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स का ये प्रेशर कोर को थामे रखता है, पर आखिर कितनी देर तक? आयरन कोर से भी इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो कोर को संभालने वाली दोनों ही चीजें अचानक गायब हो जाती हैं और वो तबाह हो जाती है। बस वो भी चुटकियों में।
जब स्टार को थामने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो वो भी नहीं टिक पाता। ग्रेविटी जीत जाती है, आयरन कोर के किनारे टूट जाते हैं। कार्बोटन टेंसायर लाइट की 1/4 स्पीड से अंदर की तरफ धंस जाता है। अब स्टार की लाइफ का एक भी सेकंड नहीं बचा है और तेजी से तबाही मचने लगती है। कोर इतनी तेजी से तबाह होती है कि बाहरी परतों को रिएक्ट करने का समय नहीं मिलता, वो वही बनी रहती है। ये बिल्कुल एनिमेशन सीरीज वाइल्ड कोर जैसा है, जहाँ क्लिफ कोलैप्स हो जाती है और जब तक उसे पता नहीं चलता वो गिरता भी नहीं। बाकी स्टार कोलैप्स हो जाता है। कई ट्रिलियन टन गैस अंदर की तरफ भागती है, यानी आयरन के पीछे। आप स्टार के पूरे मैस के बारे में सोचिए, जिसे अंदर के न्यूक्लियर रिएक्शंस ने थाम रखा है और अचानक एक स्प्लिट सेकेंड में न्यूक्लियर रिएक्शन बंद हो जाता है। सब कुछ अंदर की तरफ भागने लगता है और इससे यूनिवर्स का सबसे नाटकीय धमाका होना शुरू हो जाता है। स्टार की मौत की ये शानदार चमक गैलेक्सी के सारे तारों से ज्यादा चमकदार होती है। पर एक दिक्कत है, हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि आयरन और कई टन गैसों की यह खत्म होती बॉल आग का एक विशाल गोला बना देती है। कैसे खत्म होते इस कोर से एक विशाल धमाका होता है, ये एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक सुपरनोवा कॉस्मोस का एक सबसे ताकतवर धमाका जो शुरू होता है एक विशाल तारे के तबाह होने से। आखिर कैसे एक भयानक कोलैप्स एक बड़े धमाके में बदल जाता है? इसका ताल्लुक बहुत ही पेचीदा एस्ट्रोफिजिक्स से है। हम जो थोड़ा कुछ जान पाए हैं उससे है और हमें इस प्रोसेस का पूरा ब्यौरा नहीं पता है। कुछ तो है जो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें सुपरनोवा का पता बहुत देर से चलता है। आपको एक तारे का चमकदार होना नजर आता है, पर ये असल में किसी घटना के बाद होता है। तो यहाँ सुपरनोवा को खोज निकालने में शाबाशी नहीं है, हमें खोज उस पल की करनी है जिसे हमने नाम दिया है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मरते हुए एक विशाल तारे की आवाज होती है। कोर के कोलैप्स होने के ठीक बाद का पल, जब बहुत ही विशाल चमक के साथ तारे की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी के पूरे इतिहास में इस पल को सिर्फ 2 बार ही पकड़ा गया है। एक बार नासा के $multi-million स्पेस टेलीस्कोप केपलर से और दूसरी बार बहुत ही खुशकिस्मत अर्जेंटीनियन एमेचर के जरिए। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे विक्टर बुसो। उन्होंने अपने आंगन के ऑब्जर्वेटरी में एक बहुत ही अच्छा सा टेलीस्कोप लगा रखा था और वो लगातार एक ही गैलेक्सी की तस्वीरें ले रहे थे। वो गैलेक्सी जो उनके सिर के ऊपर नजर आ रही थी। ये इत्तेफाक की बात है कि वो आसमान में एकदम सही जगह देख रहे थे और किस्मत अच्छी थी कि उन्हें एक सुपरनोवा शुरू होता नजर आया। इस पल को पकड़ने का चांस 1 करोड़ में 1 होता है। विक्टर ने उस पल को पकड़ा जब शॉक वेव बस सतह पर पहुंचती हैं। विक्टर ने अपने फोटोग्राफ में यह स्पॉट देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक फटते हुए तारे की पहली लाइट को पकड़ा है। उन्होंने फौरन दुनिया भर के पेशेवर एस्ट्रोनॉमर्स को इसकी खबर दी। तो ये एक बहुत ही शानदार मौका था, एक बेहतरीन मिसाल जहां शौकिया और पेशेवर एस्ट्रोनॉमर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। मुझे लगता है कई मायनों में एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर असली एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। उन्हें रात के आसमान के बारे में प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से ज्यादा पता होता है। हम तो फिजिसिस्ट हैं जो बस आसमान को ऑब्जर्व करते हैं। जब मुझे इनकी खोज का पता चला तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आखिर कैसे एक आदमी एक कैमरे और टेलीस्कोप को पहली बार यूज करता है और आसमान में किसी भी गैलेक्सी को चुन लेता है और उसे फटता हुआ एक तारा नजर आता है, और वो भी धमाके के पहले ही घंटे में। तो सोचिए वो कितना लकी आदमी है। एलेक्स फिलिपिन्को और उनकी टीम ने उस तारे की चमकदार रोशनी की स्टडी की। बुसो सुपरनोवा की लाइट की स्टडी करते हुए हमें पता चला कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही कम टाइम में तेजी से चमकता था। जब एक शॉक वेव या सुपरसोनिक वेव तारे में से गुजर रही थी और उसकी सतह पर धमाका कर रही थी। और जब वो सतह पर पहुंचा तो बड़ी तादाद में एनर्जी निकली।
और यही था शॉक ब्रेकआउट का वो पल। ये भयानक शॉक वेव करीब 48,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली, सतह पर धमाका किया और तारे की धज्जियां उड़ा डाली। धरती पर हम धमाकों की शॉक वेव देखते हैं। ये वेव गैस, लिक्विड और सॉलिड में से होकर चलती है। वो टूटते हुए तारे की परतों में से भी चल सकती है। यहाँ शॉक वेव को एक तारे की सतह पर पहुँचते हुए देखा गया था। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि विक्टर ने उस वक्त स्टार को देखा जब उसमें सुपरनोवा हो रहा था। ये सही मायनों में एक साइंटिफिक खजाना है। ये शॉक ब्रेकआउट असल में कॉस्मिक गोल्ड डस्ट की तरह है, एक जोरदार चकाचौंध जो 20 मिनट तक चलती है। एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल के हिसाब से ये पलक झपकते ही हो जाता है। पर ये शॉक वेव बंद कैसे होती है? क्या इसका ताल्लुक बाउंस या उछाल से है? एक सुपरनोवा शॉक वेव को बास्केटबॉल की मदद से समझाया जा सकता है। एक फटते हुए स्टार के कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है और बाहरी परतें बहुत ही तेज स्पीड में इनर पर अंदर की तरफ गिरती है और फिर ये रिबाउंड होता है बाहर की तरफ। स्टार के ढांचे से इसे जोरदार एनर्जी मिलती है। एक मरता हुआ स्टार अपने फ्यूल्स को जलाते चला जाता है, जिससे अलग अलग एलिमेंट की लेयर बनती है। कोर पर हैवी आयरन और उसके ऊपर हल्के एलिमेंट की परत दर परत बनती चली जाती है। मान लीजिए कि बस एक ही लेयर है, फिर उसमें रिबाउंड होता है जैसे इस बॉल के साथ हो रहा है। ये बहुत ऊपर तक नहीं उछलती है, पर मान लेते हैं कि एक स्टार की तरह जमी हुई है, जहाँ भारी चीजें नीचे की तरफ है और हल्की चीजें ऊपर की तरफ। देखते हैं ये रिबाउंड कैसे होता है। ओह, तो ये था रिबाउंड। टेनिस बॉल बास्केटबॉल के ऊपर से बाउंस होती है, क्योंकि बास्केटबॉल की उछाल से आई एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। ठीक ऐसा ही टूटते हुए स्टार के साथ भी होता है, पर उसमें कई परतें होती हैं। सारे अलग अलग एलिमेंट्स अंदर की तरफ कोलैप्स होते हैं। उनकी भारी परतें पहले डेंस कोर से टकराती हैं और लाइटर परतों को एनर्जी दे देती हैं। इस तरह एक शॉक वेव तैयार होती है। पर यह एनर्जी शॉक वेव को स्टार से बाहर ले जाने के लिए काफी नहीं होती। जब हमने इसे कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए डिटेल में देखा तो पता चला इससे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा कि शॉक वेव रुक गई, वो स्टार में धमाका नहीं कर पाई। 50 सालों तक हम समझ नहीं पाए कि क्या है जो हमसे मिस हो रहा है। साइंटिस्ट्स को शक है कि इसमें कुछ और भी शामिल है, कोई ऐसी चीज जिसे पहचानना तकरीबन नामुमकिन है। क्या सुपरनोवा मशीन में कोई भूत हो सकता है? जब बीटल ज्यूस जैसे बड़े तारे भी मरते हैं तो उनकी धमाकेदार मौत से शॉक वेव्स निकलती हैं, जो स्पेस में कई खरब किलोमीटर तक चलती हैं। और ये शॉक वेव्स बनी कैसे? ये बात साइंटिस्ट्स को लगातार परेशान करती रही। हम बार बार अपने कंप्यूटर्स की तरफ लौटे, अपनी थियोरी की तरफ लौटे। हमने देखा कि आखिर सुपरनोवा कैसे काम करता है, पर हम कामयाब नहीं हुए। कंप्यूटर मॉडल्स में गिरती हुई गैस और धंसती हुई कोर से जो बाउंस मिलता है, वो शॉक वेव को स्टार के बाहर नहीं ला पाता। इसका मतलब कोई अहम चीज मिसिंग है। हमें समझ आया कि स्टार के कोर में एनर्जी का एक बिल्कुल नया सोर्स होना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आखिरी ताकत लगाए और वो तारे की धज्जियां उड़ा दे। साइंटिस्ट्स को शक था कि ये एनर्जी एक रहस्यमय पार्टिकल न्यूट्रिनो से आ रही होगी। न्यूट्रिनोज एक तरह के फंडामेंटल फिजिकल पार्टिकल होते हैं, और हमें इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये एक तरह से गोस्ट पार्टिकल हैं, जो हमारे भीतर से हमें टच किए बिना गुजर सकते हैं। लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की तरह न्यूट्रिनोज में इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, और फोटॉन्स के उलट वो स्टार, प्लैनेट या हमारे भीतर से गुजर सकते हैं। पर ये आए कहां से हैं? साइंटिस्ट्स का मानना है कि इसका सोर्स स्टार खुद ही है। स्टार की कोर के बीचों बीच एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये मैटर की एक हैरत भरी सुपर कंप्रेस्ड बॉल होती है जो करीब 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। जब किसी स्टार की आयरन कोर कोलैप्स होती है तो एटम्स आपस में कुचल जाते हैं।
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती आपस में मिलाकर न्यूट्रॉन्स बना दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में बड़ी तादाद में न्यूट्रिनोस रिलीज होते हैं। हालांकि न्यूट्रिनो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा तादाद में मिलने वाले पार्टिकल्स हैं, इसके बावजूद इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है। और 1987 में साइंटिस्ट्स कामयाब हो ही गए। पास की गैलेक्सी के एक विशाल स्टार में सुपरनोवा धमाका हुआ। सन 1987 में एस्ट्रोनॉमर्स को एक शानदार तोहफा मिला। वो करीब 400 सालों में पहली नंगी आंखों से दिखने वाला सुपरनोवा था और हमारे पास बहुत सारे टेलीस्कोप्स थे जिनसे हम उसके इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पहचान सकते थे। पर 1987 ए सुपरनोवा ने एक और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की खोज करवा दी, एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो जापान में एक पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। वहाँ न्यूट्रिनोज का जोरदार धमाका हुआ जो सुपरनोवा से जुड़ा हुआ था। ये सचमुच एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। हमें जैसे बोनस मिल गया था। जब आप शर्मीले पार्टिकल्स को खोजने और नापने की कोशिश करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको सिग्नल्स मिलेंगे या नहीं। आप बस बैठे बैठे डिटेक्टर देखते रहते हैं और अचानक जब उसमें रोशनी आ जाती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सुपरनोवा से न्यूट्रिनोज निकलते हैं। न्यूट्रिनोज भले ही भूतिया होते हैं, पर वो तारे की तबाह होती कोर से हौले से नहीं निकलते, वो धमाके के साथ निकलते हैं। एक सुपरनोवा धमाके के अंदर की मजेदार बात ये है कि वो इतना डेंस होता जाता है कि इसमें न्यूट्रिनोज फंस जाएं। अचानक इसमें प्रेशर बन जाता है। जब साइंटिस्ट्स ने कंप्यूटर मॉडल्स में न्यूट्रिनो प्रेशर को जोड़ा तो शॉक वेव्स कोर से और दूर तक चली गईं, पर सुपरनोवा में अभी भी धमाका नहीं हुआ। इसमें अभी एक और चीज की जरूरत थी और वो थी अफरा तफरी। अब क्योंकि स्टार्स गोल होते हैं, ये सोचना नेचुरल है कि सुपरनोवा का जो धमाका होगा वो भी गोल होगा। पर सुपरनोवा का धमाका एकदम सिमेट्रिक नहीं होता। शॉक वेव और न्यूट्रिनोज की एनर्जी गैस को अजीब तरीके से गर्म कर देती है। इससे गर्म बुलबुले उठते हैं और फिर नीचे आते हैं, फिर उठते हैं और नीचे आते हैं। ये एक तरह से उबलने जैसा प्रोसेस होता है। इसमें गैस में बहुत सारी हलचल होती हैं। रिसर्चर्स ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक सुपर कंप्यूटर से जोड़े और इसे चलाया। इसका नतीजा इस सिमुलेशन की तरह आया। जब शॉक वेव कोर से बाहर निकलते हुए रुक जाती है तो वो ऊपर के गिरते हुए एलिमेंट्स में छोटी छोटी लहरें पैदा करती है। ये लहरें बड़ी और भयानक बनती जाती हैं। न्यूट्रॉन स्टार से बाहर धमाके से निकलते न्यूट्रिनोज ऊपर के एलिमेंट्स की परतों को गर्म कर देता है। इससे बुलबुले बनते हैं और वो ऊपर उठते हैं। आखिरकार ये भयानक गर्मी और इस सारी हलचल का प्रेशर शॉक वेव को एक इंटरस्टेलर सुनामी की तरह बाहर धकेलता है। इस तरह स्टार की धज्जियां उड़ जाती हैं। पता चला है कि स्टार्स में भी धमाके होते हैं। कुदरत को पता है कि वो क्या करे। दिक्कत कंप्यूटर मॉडल्स में थी। वो साधारण थे, जबकि मॉडल ज्यादा पेचीदा होते गए। उनमें स्टार की सारी डायमेंशंस को ध्यान में रखा गया, तो सुपरनोवा के मॉडल्स में भी धमाका होना शुरू हो गया। हम मानते हैं कि सुपरनोवा सिंपल इवेंट्स होते हैं, वो वायलेंट इवेंट होते हैं, लेकिन सिंपल। पर जब हम गहराई से खोजबीन करते हैं तो बहुत ही शानदार बात पता चलती है कि असल में वो उतने ही पेचीदा है और साथ ही फ्लूइड डायनेमिक्स की प्रॉब्लम की तरह है। ये शॉक वेव विशाल स्टार को बनाने वाले एलिमेंट्स की सारी परतों में से गुजरती है। उसे बाहरी सिरे तक पहुंचने और रोशनी की पहली चमक पैदा करने में कई घंटे लग जाते हैं। पर ये चमक तो सुपरनोवा की शुरुआत भर है। रोशनी का ये शानदार शो तो बस शुरुआत ही है। ऐसा लाइट शो जो जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स तैयार करेगा। हम कॉस्मोस के पार तक सुपरनोवा की लाइट देखते हैं।
पर हम धमाके की पहली कौंध नहीं देख पाते। ये तो मुख्य धमाके के पहले की चमक भर है। सुपरनोवा यूनिवर्स के कुछ सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इवेंट्स में से एक है। गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं, फिर भी इस एक तारे की मौत उन अरबों खरबों तारों की चमक पर भारी पड़ जाती है। सुपरनोवा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तारे में धमाका होता है तो फौरन ही उसकी चमक सबसे ज्यादा नहीं होती। इसमें कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं। पहली चमक या कौंध सुपरनोवा का धमाके वाला हिस्सा है, जिससे कई टन मैटर मरते हुए तारे के चारों तरफ स्पेस में फैल जाता है। पर ये जो मलबा बाहर निकलता है, इसी से सुपरनोवाज में चमक होती है, और अक्सर धमाके से ज्यादा चमक होती है। विशाल स्टार के कोर के अंदर हैवी एलिमेंट बनते हैं, और इनसे भी ज्यादा हैवी एलिमेंट्स तब बनते हैं जब कोई धमाका होता है। जब तारे की धज्जियां उड़ती हैं, तो जोरदार टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है। जिन एलिमेंट्स ने कभी स्टार की परतें बनाई थी, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और ज्यादा एलिमेंट्स बना लेते हैं। इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके ही असल में चमक पैदा करता है। इसी से इसकी चमक नॉर्मल से कहीं ज्यादा और बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है। तेज चमक वाले मैटर का ये बादल कई महीनों तक, कभी कभी कई सालों तक चमकता रहता है। सुपरनोवा के ये बचे हुए हिस्से यूनिवर्स में कॉस्मिक आतिशबाजी पैदा करते हैं। पर ये सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं होते, ये गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम्स के एवोल्यूशन के लिए बहुत मायने रखते हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं ये, जैसे कि सल्फर, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ तक कि ऐसे एलिमेंट्स जो धरती जैसे किसी पथरीले प्लेनेट को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो भी ऐसे विशाल स्टार्स के अंदर ही बन सकते हैं, वो भी सुपरनोवा के धमाके के बाद। नासा का चंद्र स्पेस टेलीस्कोप मिल्की वे के कुछ सबसे मशहूर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करता है। सुपरनोवा का बचा हुआ हिस्सा कैसियोपिया ए। कैसियोपिया ए एक कम उम्र का सुपरनोवा का हिस्सा बचा है। ये 400 साल पुराना भी नहीं है। जब से तारे में धमाका हुआ है, कैसियोपिया ए लगातार फैल रहा है। अभी इसकी चौड़ाई है 29 लाइट ईयर्स। एक्सरेज के जरिए चंद्र स्पेस टेलीस्कोप ने इस विशाल बादल के अंदर खोजबीन की है। कैसियोपिया ए की नई स्टडी से पता चला है कि इस धमाके में जो भी मटेरियल निकला, उसका दरअसल मैस अर्थ के सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल्स का हजारों लाखों गुना है। धरती के पास से 70,000 गुना ज्यादा आयरन और धरती के पास से 10 लाख गुना ज्यादा ऑक्सीजन। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो धरती के लिए, जीवन के लिए और हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके खून में मौजूद आयरन या आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, ये सब सुपरनोवा धमाकों से ही बने हैं, वो भी अरबों साल पहले। नई स्टडी ने एक बहुत ही अनूठी बात सामने लाई है। कैसियोपिया ए में जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। डीएनए के लिए जरूरी सारे के सारे एटम हमें सुपरनोवा के एक बचे हुए हिस्से में मिल जाते हैं। सुपरनोवा की सबसे खास बात यह है कि हमारा वजूद भी इन पर ही टिका हुआ है। सच में हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स उस मटेरियल से बने हैं जो कभी एक विशाल स्टार के कोर में हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों साल पहले किसी अनजान सुपरनोवा ने वो हालात बनाए कि इस वक्त आप मुझे सुपरनोवा के बारे में बताते हुए सुन रहे हैं। कमाल की बात है। सुपरनोवाज ऐसे सभी एलिमेंट्स बनाते हैं जो प्लेनेट से लेकर इंसानों तक के वजूद के लिए जरूरी है। मरते हुए स्टार हमें जीवन देते हैं। ये एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। पर क्या हो अगर कुछ तारे अपनी मौत का नाटक करते हों?
हजारों सालों से इंसान आसमान में नजर आने वाले नए चमकीले तारों को देखकर हैरत में आता रहा है। सुपरनोवाज आज भी हमें हैरत में डाल रहे हैं। सुपरनोवा के लिए हमारा जुनून हर नई खोज, हर घटना के साथ बढ़ता ही चला जाता है। सुपरनोवा की स्टडी में एक क्रांति आती जा रही है। हम लगातार और ज्यादा जानते जा रहे हैं और हम बेहतर तरीके से उन्हें खोज और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और पता चला है कि सारे सुपरनोवा एक जैसे नहीं होते। इनमें से कुछ व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स का नतीजा है, जो अपने ट्विन से मैटर चुराकर बड़े हो जाते हैं और फट पड़ते हैं। बाकी सारे सुपरनोवाज विशाल स्टार्स हैं, जो अपनी ही ग्रेविटी से तबाह होते हैं। और लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए साइंटिस्ट ने सुपरनोवा को उनमें मौजूद हाइड्रोजन के बेसिस पर और बांट दिया है। टाइप 1 वो है जिनमें हाइड्रोजन नहीं होती, टाइप 2 में हाइड्रोजन होती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरनोवा की कैटेगरी बना दी। इससे आपको लग सकता है कि हमें सुपरनोवा के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। सितंबर 2014 ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन में एक सुपरनोवा नजर आया, जो 600 दिन तक लगातार चमकता रहा। जब साइंटिस्ट्स ने रिकॉर्ड चेक किए तो पाया कि उन्हें ठीक इसी जगह पर 60 बरस पहले भी एक सुपरनोवा मिला था। क्या इसका मतलब एक स्टार बार बार मर रहा है? ये खास स्टार ऐसा था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये अजीब लग रहा था कि ये सुपरनोवा कैसे हो सकता है। कई साल के दायरे में वो 5 बार बहुत चमका और मध्यम पड़ गया, और हर एक बार इसकी चमक बढ़ी, तो टोटल एनर्जी के हिसाब से यही लगा कि ये एक सुपरनोवा है, एक ऐसा सुपरनोवा जो कभी खत्म नहीं होता। ये कैसे हो सकता है कि एक ही स्टार बार बार फटता चला जाए? ऐसा लग रहा था मानो ये एक ज़ॉम्बी स्टार है। एक स्टार की इतनी सारी मौतें कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब छिपा है उसके विशाल साइज में। यहाँ बहुत ही ह्यूज स्टार की बात करें जिसका मैस सूरज के मैस से करीब 100 गुना या इससे भी ज्यादा है। ये एक अपर लिमिट है जो तय करती है कि फट पड़ने के बिना एक स्टार क्या कर सकता है। ये स्टार इतना बड़ा है कि इसके कोर में होने वाले रिएक्शंस चार्ट के परे हैं, और ये एनर्जेटिक रिएक्शंस सिर्फ एलिमेंट्स को ही तैयार नहीं करती। इसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी आ जाती है कि इससे गैमा रेज तैयार हो जाती है। लाइट का ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला रूप है। गैमा रेज की एक्सट्रीम एनर्जी मरते हुए तारे को सपोर्ट करती है, उसे ग्रेविटी के अंदर धकेलती ताकत से बचाती है, और इसका असर तो गैमा रेज पर भी पड़ता है। एक एनर्जी से परे की गैमा रेज कुछ अजीब सा कर सकती है। ये खुद को बदल सकती है एक मैटर में। ये बदलाव स्टार के कोर में ग्रेविटी और एनर्जी के नाजुक बैलेंस पर असर डालता है। ये कोर तबाह होने लगती है। जब ये कोलैप्स होती है तो इससे और ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी स्टार की बाहरी परतों से लीक हो जाती है, और इससे हमें अचानक तारे की चमक या कौन नजर आती है। और ये कई बार चमकती और फेड होती है। हर बार ये थोड़ा सा मटेरियल रिलीज करती है, पर मजे की बात ये है कि ये फटती नहीं है। इसमें तकरीबन सुपरनोवा जितनी ही एनर्जी होती है, और पहली बार में तो एस्ट्रोनॉमर्स चकमा ही खा गए थे। आखिरकार ये कौंध रुक जाती है, स्टार शांत हो जाता है और अगले दिन बने रहने के लिए तैयार हो जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स को अभी तक नहीं पता कि आखिरकार ये ज़ॉम्बी सुपरनोवा खत्म हुआ या नहीं। हमें ये लगता है कि हमने इस ज़ॉम्बी सुपरनोवा का आखिरी धमाका देख लिया है, पर सच ये है कि पक्का नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि इस वक्त ये फेड हो रहा हो, पर अगले ही साल चमक कर हमें एक बार फिर से हैरत में डाल दे। पर वैज्ञानिकों का सिर चकरा देने वाला ये इकलौता रहस्यमय सुपरनोवा नहीं है। मिलिए सुपरनोवा SN 2014C से। सुपरनोवा SN 2014C थोड़ा अजीब सा था। शुरुआत में हमने समझा कि ये टाइप 1 सुपरनोवा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपरनोवा को टाइप 1 और टाइप 2 में बांट रखा है। ये बंटवारा उनमें मौजूद हाइड्रोजन के आधार पर है।
अगर आप किसी सुपरनोवा से आने वाली लाइट को अलग अलग कलर में बांट सकते हैं तो आपको इसका स्पेक्ट्रम लेना है। अगर इस स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का सिग्नेचर है तो ये टाइप 2 सुपरनोवा है। अगर इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो ये टाइप 1 है। जब SN 2014C को पहली बार खोजा गया तो उसमें हाइड्रोजन मौजूद नहीं थी। पर आगे चलकर अचानक हाइड्रोजन सामने आ गई। तब हमें समझ आया कि अरे ये तो टाइप 2 सुपरनोवा है। तो ये जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला सुपरनोवा था। पहले वो टाइप 1 यानी बिना हाइड्रोजन वाला था, बाद में टाइप 2 यानी हाइड्रोजन वाला बन गया। कैसे एक सुपरनोवा में पहले हाइड्रोजन नहीं थी और बाद में इसमें हाइड्रोजन आ गई? कमेलियन सुपरनोवा से साइंटिस्ट्स का सिर चकरा गया। उन्होंने उसके चारों तरफ न्यू स्टार एक्सरे टेलीस्कोप से खोज शुरू की। इससे पता चला कि इस स्टार ने बड़ी तादाद में हाइड्रोजन बाहर निकाली है, पर यह सुपरनोवा इवेंट के दौरान नहीं हुआ। ये तो उससे कई दशक पहले हो चुका है। ये स्टार बहुत ही मैसिव है और ये स्टेबल भी नहीं है। इसमें करीब 100 साल पहले एक धमाका हुआ। ये सुपरनोवा जितना बड़ा नहीं था, पर इसमें उस स्टार की सारी हाइड्रोजन बाहर निकल गई और वो टाइप 1 बन गया। इसके बाद स्टार में फिर से धमाका हुआ, पर यह घटना बहुत ही विशाल थी। सुपरनोवा में से जो गैसेस निकली वो तारे के धमाके से पहले बाहर निकली और फिर हाइड्रोजन से जाकर टकराई। और जब एक बार निकली हुई गैस आकर टकराई, इसी की वजह से वो हाइड्रोजन गैस चमकना शुरू हो गई। और इसके बाद हमें इसके स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन नजर आई और ये टाइप 2 हो गया। साइंटिस्ट्स जितना सुपरनोवा के बारे में जानते जा रहे हैं, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। जून 2015 धरती से 3.8 अरब लाइट ईयर्स दूर पर एक सुपरनोवा नजर आया जो मिल्की वे के सारे स्टार से 20 गुना ज्यादा चमकीला था। जब इस ऑब्जेक्ट असैसिन 15LH को पहली बार खोजा और स्टडी किया तो हम हैरान रह गए, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम था। ये एक फटता हुआ स्टार था जिसकी ताकत सूरज से 600 अरब गुना ज्यादा थी। सोचिए, कोई स्टार इतनी ताकत से कैसे फट सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि उन्होंने एक सबसे ताकतवर सुपरनोवा को खोज लिया है, पर उन्होंने जो कुछ देखा वो असल में एक धमाके से कहीं ज्यादा भयानक था। यहाँ हमने किसी तारे को मरते हुए नहीं देखा, बल्कि एक ब्लैक होल को एक तारे को मारते हुए देखा। ये जो भयानक चमकीली लाइट थी, ये उस मरते हुए तारे की थी जो खतरनाक तरीके से एक बहुत ही ह्यूज ब्लैक होल के करीब आ गया था। स्टार का जो हिस्सा ब्लैक होल के सबसे नजदीक था, उस पर ग्रेविटी का असर ज्यादा हुआ, दूर वाले हिस्से पर कम हुआ, इसलिए ये स्टार खिंचता चला गया। उस स्टार की धज्जियां उड़ गईं, जिससे बड़ी तादाद में एनर्जी निकली और उसकी चमक सुपरनोवा से भी ज्यादा थी। ये एक बहुत ही रेयर इवेंट था और हम बहुत ही खुशकिस्मत थे कि हम इसे देख पाए। भले ही ये एक सुपरनोवा ना हो, पर इस कॉस्मिक फ्लैश ने कॉस्मोलॉजिस्ट्स को तारों की मौत के बारे में नई समझ दी। ये ज़ॉम्बी सुपरनोवा और दूसरे खास ऑब्जेक्ट्स जो शुरुआत में कुछ अलग तरह से नजर आते हैं और फिर वो हमें फिजिक्स की उलझने सिखाते हैं। इस तरह हमारी समझ भी बढ़ती है, क्योंकि ये कुछ बहुत ही बारीक एग्जाम्पल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि हमने हर टाइप के सुपरनोवा देख लिए हैं। हमने कुछ बहुत ही अजीब सुपरनोवा देखे हैं, कुछ ऐसे जैसे ज़ॉम्बीज या कमेलियंस हों, पर अभी भी कुछ ऐसे हैं जो और भी ज्यादा हैरत में डालने वाले हैं। अभी भी तरह तरह के ऐसे सुपरनोवाज हैं जिन्हें हम खोज नहीं पाए। ये शानदार हैं, चकरा देने वाले हैं और हो सकता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम और धरती को भी शेप दे रहे हों, वो भी समय की शुरुआत से। एक विशाल स्टार की मौत ये एक विशाल धमाका भर नहीं है। इसमें निकलते हैं तरह तरह के एलिमेंट्स और ये हमारे चारों तरफ के यूनिवर्स को बनाते हैं।
यूनिवर्स में जिंदगी और मौत की शानदार साइकिल चलती रहती है। नए स्टार्स पैदा होते हैं, वो अपनी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो नए एटम्स और नए केमिकल से यूनिवर्स को रिच बनाते हैं और इनसे नए स्टार्स और नए प्लैनेट्स बनते हैं। धमाके से धूल निकलती है और इनसे तैयार होते हैं शानदार इंटरस्टेलर क्लाउड, नेबुलास और तरह तरह के स्टार। इनमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है। हम भी कभी गैस और डस्ट का एक बादल थे, एक नेबुला जो अपनी तरह से जिए जा रहा था। गैस का एक बड़ा सा बादल जो ग्रेविटेशनल असंतुलन के कगार पर है। इसे जरा सा धक्का दिया तो बस ये चल पड़ेगा। ये धक्का किसी सुपरनोवा ने ही दिया होगा, वो भी करीब 5 अरब साल पहले। ये रहा इसका सिद्धांत। पास का एक तारा सुपरनोवा बन गया। इसकी शॉक वेव ने गैस और धूल के बादल को एक साथ मिला दिया। इस तरह बना सूरज। और बची हुई गैस से हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बने। इसका सबूत क्या है? हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि सुपरनोवा से कुछ बहुत ही रेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पैदा होते हैं। ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिन्हें हम आज भी अपने सोलर सिस्टम में दबा हुआ देखते हैं। ये रेडियो एक्टिव सॉल्ट की तरह बिखरे पड़े हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारी धरती पर भी पाए जाते हैं और इन्हें बस सुपरनोवा ने ही बनाया है। ये इस बात का सबूत है कि धरती और सोलर सिस्टम फटते हुए तारों से 4.6 अरब साल पहले बना होगा। पर सुपरनोवाज ने हाल में भी धरती पर असर डाला होगा। हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि एक सुपरनोवा धमाका ऐसा था जिसका असर धरती पर पड़ा था, और ये 25 लाख साल पहले की बात है। इसी से धरती पर खास तरह का आयरन जमा हो गया था। आयरन 60 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो सुपरनोवा के दौरान ही बना होगा। ये उस समय के फॉसिल्स में पाया जाता है। ये हमें धरती की क्रस्ट में दबा हुआ मिला है और ऐसा हुआ है, ये सबूत है इस बात का। 25 लाख साल पहले धरती का जीवन एकदम से बदल गया था। अफ्रीका के ज्यादातर जंगल घास के मैदानों में बदल गए थे। ये बहुत सारे पौधे और जानवर हमेशा के लिए खत्म हो गए थे और बहुत सारी नई प्रजातियां सामने आई थी। पर आखिर एक सुपरनोवा धरती को पूरी तरह बिना तबाह किए उसके जीवन पर इतना नाटकीय असर कैसे डाल सकता है? जब सुपरनोवा धमाका होता है तो बड़ी तादाद में गामा रेस पैदा होती है, और अगर ये सुपरनोवा धरती के पास है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी तबाह कर सकता है। सुपरनोवा में जो भयानक एनर्जी पाई जाती है उसका एक हिस्सा गामा रे बीम्स की शक्ल में स्टार से निकल जाता है। अगर ये बीम धरती की तरफ चली आई तो इससे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच सकता है। अगर इसका असर हमारी ओजोन लेयर पर पड़ता है तो बड़ी तादाद में यूवी रेडिएशन धरती की सतह पर आ जाएगी और इससे बहुत सारे म्यूटेशंस या बदलाव होंगे। इससे बहुत सारी हरियाली खत्म हो जाएगी। इससे समुद्र के अंदर मौजूद एल्गी भी खत्म हो जाएगी। म्यूटेशन से तरह तरह के जीवों का एवोल्यूशन होता है, सबसे सीधे साधे से लेकर बहुत ही पेचीदा जीवों तक। तो ये कहा जा सकता है कि किसी पास के सुपरनोवा की वजह से म्यूटेशंस हुए जिससे शुरुआती होमिनिड्स बने और फिर होमो सेपियंस भी वजूद में आए। तो इस सुपरनोवा का असर धरती पर जीवन और खास तौर पर इंसानों के आने पर पड़ा। क्या ये एक संयोग भर है कि प्राचीन मनुष्य ठीक इसी समय में धरती पर आए थे? तो क्या इंसान की यात्रा किसी सुपरनोवा की वजह से शुरू हुई थी? सबको सुपरनोवा भयानक मौत की मिसाल लगते हैं, पर सोलर सिस्टम बनने के कई स्टेप ऐसे हैं, इंसानों के बनने के स्टेप जिनका सुपरनोवा से गहरा ताल्लुक है।
इसी ने कुछ केमिकल एलिमेंट बनाए और इसी ने एवोल्यूशन को शुरू किया। अगर तारों का धमाका नहीं होता तो शायद हम इंसान भी नहीं होते। हमारे डीएनए से लेकर सोलर सिस्टम में मौजूद एलिमेंट्स और ये दुनिया, इस सब को सुपरनोवा ने बनाया है। हम एस्ट्रोनॉमी की स्टडी ही इसलिए करते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढ सकें कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। और सुपरनोवा में ये सारी कमाल की कहानियां छिपी हुई हैं। हम सब की जड़ है एक तारे की मौत। ये भयानक धमाके हमारे अस्तित्व से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर रही हैं। हर खोज के साथ सुपरनोवा की कहानी और दिलचस्प और ज्यादा पेचीदा बनती चली जा रही है। तो धीरे धीरे इसके बारे में हमारी जानकारी और समझ बढ़ती जा रही है। हमें हमेशा कॉस्मोस बहुत ही दूर और बहुत से बाहर लगता है, लेकिन स्टार वो चीज है जो कॉस्मोस की चमकदार रोशनी है और हमारा इनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। फटते हुए तारों से जुड़ी कई चीजें बड़ी प्यारी हैं। यही वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने जीवन की शुरुआत की है। चाहे कोई छोटी घटना हो या बहुत बड़े पैमाने वाली घटनाएं, सुपरनोवाज में इन सब की जड़ छुपी हुई है। तो सुपरनोवा थैंक यू, हेड्स ऑफ टू यू। अब हमसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सुपरनोवा के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रश्न या प्रतिक्रिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी और आप हमारे साथ इस विज्ञान की रोमांचक यात्रा में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।